नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने लाभार्थियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एलपीजी कनेक्शन बांटा। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इससे पहले साल 2016 में उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत की गई थी। 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन के पास जाकर नारेबाजी और पोस्टर दिखाए। हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करवाया। लोकसभा में हंगामे करने वाले विपक्षी नेताओं को फटकार लगाते हुए ओम बिरला ने कहा कि इच्छा थी कि आदिवासियों के योगदान पर सदन में चर्चा होती, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है। यह सही नहीं है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इजराइल, फ्रांस, हंगरी पर हर जगह पेगासस की जांच हो रही है। कहीं तो सरकार बदलने की नौबत आ चुकी है, लेकिन हमारे यहां पर छोटी सी चर्चा करने पर भी डर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर करके एसआईटी जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के अंदर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना और जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस बारे में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले के निर्देश को संशोधित किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पिछला से विधायक नयनपाल रावत ने आईएमटी के उद्योगपतियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में उद्योगपतियों ने समस्याएं उनके सामने रखी। नयनपाल रावत ने जल्द मुख्यमंत्री के सामने समस्याओं को रखने का भरोसा दिया। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए नयनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस के राज में नौकरियां सिर्फ पैसे वालों को मिलती थी, लेकिन अब योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। रेवाड़ी में बीजेपी नेता सुनील मूसेपुर की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कहा कि देश की आजादी के लिए जिन वीर और शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी बदौलत हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हजारों तिरंगों के साथ ये यात्रा रेवाड़ी के राव तुलाराम पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई राजागंज स्मारक पर खत्म हुई। कैथल में बीजेपी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने शिकायत की। तिरंगा यात्रा अनाज मंडी से शुरू होकर वीर महाराणा प्रताप चौक पर खत्म हुई। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि ये यात्रा शहीदों के सम्मान में उन्हें याद करने के लिए है और ये यादगार हम आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे कि जिन लोगों ने इस तिरंगे को हमारे हाथों में सौंपा है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने का फैसला किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि एक दिन के लिए 12 से 15 साल के बच्चों के साथ महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुफ्त यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बसों में चलने वाले यात्रियों की राह जल्द आसान होने जा रही है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में परिवहन विभाग 800 नई बसें शामिल करने जा रहा है। पिछले काफी समय से हरियाणा के सभी डिपो बसों की कमी से जूझ रहे थे। कैथल जिले में भी बस डिपो को 40 नई बसें मिलने जा रही हैं। डिपो के जीएम ने बताया कि 50 नई बसों को डिमांड विभाग को भेजी, जिसमें से 40 बसें स्वीकृत हो गई हैं और इनके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही कैथल डिपो के बेड़े में बसें शामिल हो जाएंगी। भवानीखेड़ा से गांव की मिट्टी पानी लेकर टिकरी बॉर्डर तक किसानों के लिए कांवड़ यात्रा निकालने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता के नेतृत्व में गांव पपोसा से किसानों ने कांवड़ यात्रा निकाली।
कांवड़ यात्रा जाटू खाप 84 के गांवों से होती हुई गांव धराना पहुंची, जहां पर खाटू खाप के प्रधान ने कांवड़ यात्रा का स्वागत किया और किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए हर संभव सहयोग देने का वादा किया। केंद्र सरकार की ओर से जल्द लाए जाने वाले बिजली विधेयक को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। झज्जर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारी कार्यालय में गेट के सामने धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बिजली विधेयक के जरिए बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है, जिससे कर्मचारियों और लोगों का नुकसान होगा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो वो वर्क सस्पेंड करेगी और इतना ही नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीरज ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना हर एथलीट का सपना होता है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि सभी के सहयोग से गोल्ड मेडल जीता, मुकाबला बड़ा था, ओलंपिक के लिए की गई तैयारियां रंग लाई। नीरज चोपड़ा ने कहा कि देश आकर गोल्ड मेडल जीतने का एहसास हुआ। नीरज ने सम्मान के लिए देशवासियों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी के फोन करने पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह बहुत बड़ी बात है कि जब आप इतने बड़े खेल में खेल रहे हों और देश का प्रधानमंत्री आपको फोन करता है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। छत्रसाल स्टेडियम में ही पहलवान रवि दहिया पहलवानी सीखा करते थे। रवि दहिया ने बताया कि ओलंपिक के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लगातार प्रैक्टिस करने में उन्हें सफलता मिली। रवि दहिया ने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब इंजरी की वजह से उन्हें खेलना कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और लगातार मेडल जीते। पहलवान बजरंग पुनिया सोनीपत में अपने घर पहुंचे, जहां उनकी मां ने तिलक लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया और बजरंग को घी से बना चूरमा खिलाया। बजरंग के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में बजरंग और अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश के लिए मेडल जीतेगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के खड़े होकर ताली बजाई। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ एक साल की मेहनत से नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की मेहनत है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से खड़े होकर खिलाड़ियों का अभिवादन करने के लिए कहा। ओलंपिक में प्रदर्शन और आगे की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू ने प्रेजेंटेशन भी दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में माथा टेका। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह पहला घाटी का दौरा है। बीते दिन ही राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे। कोरोना संकट की दूसरी लहर का असर अब कम होता दिख रहा है। अगस्त में पहली बार 30,000 से कम कोरोना मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 373 मरीजों की मौत हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3 करोड़ 19 लाख लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,27,000 लोगों की मौत हो गई। अब तक 3 करोड़ 11 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से कम है। अब कुल 3,88,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। राजधानी दिल्ली में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई और सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए अब 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे के ले पाएंगे और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही ड्राइविंग टेस्ट देने आरटीओ ऑफिस जाना होगा। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फेसलेस स्कीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल जोन के सराय काले खां और दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार आरटीओ के दफ्तर में ट्रायल किया गया। कोरोना काल में फरीदाबाद के ब्लड बैंकों में खून की कमी हो गई है, जिसको लेकर 5 रोटरी क्लबों ने आईएमटी में HSIIDC के कार्यालय में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया। मुख्य अतिथि के तौर पर रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और HSIIDC के स्टेट ऑफिसर शामिल हुए। इसके अलावा भी कई अधिकारी मौजूद रहे।
1 किलो देसी घी देकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया गया। इस मौके पर महिला प्रोटीन्स ने भी रक्तदान का हौसला बढ़ाया और लोगों से रक्तदान करने की अपील की। सीएम फ्लाइंग ने फतेहाबाद के गांव असली सदर में नकली दूध बनाने का भांडाफोड़ किया है। टीम को घर में नकली पाउडर, यूरिया और ग्लूकोज की बोतलें बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से करीब 6 क्विंटल दूध बरामद किया। फूड इंस्पेक्टर ने दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। बिजली विभाग के जिला प्रधान ने बताया कि पिछले काफी समय से हम अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। बिजली विभाग का निजीकरण कर रही सरकार, इसको लेकर कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रही हैं। फरीदाबाद में पुलिस की टीम ने इन्वर्टर मैकेनिक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दुकानदार से 1500 रुपए छीने थे और जान से मारने की धमकी दी थी। अंबाला में डाक विभाग ने नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत पोस्टमैन घर जाकर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। स्कीम से आम जनता को कोरोना काल में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सेवा के लिए डाक विभाग 50 रुपये चार्ज करेगा। अंबाला जोन के 80 पोस्टमैन को अब तक डिवाइस दिए जा चुके हैं। रेवाड़ी के खंड जाटूसाना में राजकीय उच्च स्कूल परिसर में बारिश का पानी जमा हो गया और कोसली में बीजेपी विधायक ने बधाल स्कूल का अधिकारियों के साथ जायजा लिया और पानी निकासी के निर्देश दिए। स्कूल प्रबंधन की माने तो पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बारिश होने से पानी भर गया। तब से बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया। सोनीपत के दोदवा गांव में किसान की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महज 36 घंटे में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी कुख्यात गैंग काला जठेड़ी से संबंध रखते हैं। एएसपी निकिता खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां पर सबसे पहला झींगा मछली का उत्पादन करके किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहा है। किसानों द्वारा 1 एकड़ भूमि में 3 से 4 महीने में ही 2,50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक मुनाफा लिया जा रहा है, जो कि अन्य कृषि उत्पादों से दोगुना है। झींगा मछली का पालन हरियाणा में साल 2014 से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 28 हेक्टेयर भूमि से की गई थी। अब 493 हेक्टेयर भूमि में इसका उत्पादन किया जाता है। पंचकुला में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बम्बिया ग्रुप के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की शानदार जीत से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। कुलदीप शर्मा ने बताया कि सुमित कठिनाई और गरीबी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने खेल कौशल में बल पर इस मुकाम पर पहुंचा है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप का टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों के लिए बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की खेल नीति बढ़िया होने से ओलंपिक में खिलाड़ी पदक लेने में कामयाब हुए, जिसका श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के खेल मंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कि जब से खेल नीति आई है तब से लेकर युवाओं का रुझान खेल की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक लाएंगे और विधायक रामकुमार कश्यप इंद्री में सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में हल्के की जनता की समस्याएं सुनी। भारत बचाओ दिवस के मौके पर आशा वर्कर्स, सर्व कर्मचारी संघ और अन्य ट्रेडर यूनियंस के नेताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता बालकृष्ण बाल गोहेर ने बताया कि जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सीएम और केंद्र सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को कम करने की मांग रखी गई। नाथुसरी चौपटा क्षेत्र के एक निजी स्कूल संचालक की आत्महत्या मामले में इंसाफ दिलवाने की मांग चारों ओर उठने लगी है। इसी को लेकर नाथुसरी चौपटा में अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया गया।
यमुनानगर में आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया। महिलाओं को इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाएं वितरित की गई। यमुनानगर में सुदर्शन फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने आयुष विभाग के साथ आयुर्वेदिक कैंप लगाया। इस आयुर्वेदिक कैंप में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लगाए गए इस कैंप में महिलाओं को इम्यूनिटी बूस्टर की आयुर्वेदिक दवाएं दी गई, जिससे कोरोना काल में कोरोना से बचाया जा सके। जाखल रेलवे परिसर में चोटिल बुजुर्ग करीब 70 वर्षीय महिला को छोड़कर चला गया। सूचना मिलने पर जीआरपी जाखल इंचार्ज और समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। चोटिल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए जाखल के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। महिला की टांग और मुंह में गहरी चोट लगी है। महिला के पास एक कपड़ों से भरा हुआ बैग मिला, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि महिला के राख रखाव और उसे देखभाल न करने की नीयत से ऐसा किया गया। गौवंश को बेचने के लिए प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन परिषद और एनएच हाईवे की लापरवाही से एक बेजुबान गाय 2 घंटे तक दलदल में फंसी रही। रोहतक के कांसला गांव में शराब ठेके के पास चिकन कॉर्नर पर गोलीबारी हुई है, जहां पर फायरिंग में चिकन कॉर्नर संचालक की मौत हो गई। वारदात में मृतक के चचेरे भाइयों की भी गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए पीजीआई हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। हिसार में शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खरकड़ी में पहुंचा है, जहां पर राज के सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में खरकड़ी निवासी शहीद सुरेंद्र आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। नांगल चौधरी के गांव ढाणी मामराज में उस समय शोक की लहर फैल गई, जब लोगों को मालूम चला कि सीआरपीएफ में तैनात गांव का जवान शहीद हो गया। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया, जहां पर अंतिम यात्रा में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ सैकड़ों की उमड़ी। शहीद के राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि शहीद ने 13 साल तक देश की सेवा की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने नापाक हरकत की है। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला बोला। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जैनपोरा में सीआरपीएफ पार्टी का आतंकवादियों ने गोलीबारी की।